हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर के श्वेता अग्रवाल क्लासेस में। आज यूपी बोर्ड के लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के। आज मोस्टली मैं बिलियन के क्वेश्चन कराऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। मतलब ऐसी इन चारों में से कौन सी इकाई है जो तापमान पर डिपेंड नहीं करती है। अब जिसमें आयतन होता है वो तो तापमान पर डिपेंड करता है, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो आयतन पे भी परिवर्तन होगा ही होगा। तो नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता पता है कि तुल्यांकों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी इसमें आयतन है तो ये तो नहीं है। वो कह रहा है कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, तो इसमें भी आयतन है, ये तो डिपेंड करती है तापमान पे। मोलरता में क्या? और मोलरता में होता है बिलियन का आयतन और मोलरता में होता है ब्लैक का भार केजी में। यानी इसमें क्या है, भार यूज हो रहा है, तो भार तो उस पर ताप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें सही आंसर क्या है? मोलरता। तो तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई कौन सी है? मोलरता। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, ये बताना है। तो इसके लिए अगर हमें कोई भी वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी किसी भी कोटि के लिए, चाहे शून्य कोटि हो चाहे प्रथम कोटि हो, तो उसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। ये हो गया सामान्य सूत्र। अब प्रथम कोटि की ज्ञात करनी है तो n बराबर क्या रख दोगे? इसमें n बराबर रख दोगे 1। जब n बराबर 1 रख दोगे तो क्या बनेगी? ये बनेगी मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। यानी ये तो हो गई पावर 1 - 1 0 है ना, और किसी पावर 0 होती है तो 1 होता है। मतलब इसकी आंसर क्या बचेगा? सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स क्या है? इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यूनिट है। नेक्स्ट है 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। बिलियन की मोलरता मोल पर लीटर में ज्ञात करो। यानी 450 ml क्या? बिलियन। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा बिलियन का आयतन लीटर में। तो निकाल लेते हैं। विलेय का भार कितना? 9 ग्राम। NaOH का अणुभार कितना आएगा? 40। कैसे निकालते हैं अणुभार? 23। ऑक्सीजन का 16 प्लस H का 1, तो टोटल 40 हो गया। इंटू 450 ml है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का करना पड़ेगा? 1000 का। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10। तो कितना आ गया? 2/4, मतलब 1/2। कितना आएगा? 0.5। समझ में आ गई कैलकुलेशन। नेक्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। अब शून्य कोटि की ज्ञात करनी है, तो मैंने जनरल फॉर्मूला बताया है। तो अब इसमें n की जगह कितना लगा दोगे? 0। तो जब n की जगह 0 लगा दोगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, समझ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? तो श्यानता तो नहीं है, पृष्ठ तनाव भी नहीं है और प्रकाशीय घूर्णन भी नहीं है। तो है क्या है इंपॉर्टेंट गुण? ये है पराशरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर हमेशा बढ़ता है। शुद्ध जल की मोलरता का मान है। तो शुद्ध जल की मोलरता निकालनी है, 1 लीटर के लिए निकाल लेते हैं। तो मोलरता क्या होती है? तो इसका मोलरता निकाल लो, कितनी आएगी? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? मोल बट्टे क्या लगाते हैं? विलयन का आयतन। तो इसमें जो मोलरता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? एक उसके लिए निकाल लो, 1000 के लिए, तो 1000 बट्टे 18, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगी 55.5। तो नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रता T समय बाद सांद्र A है। निम्न में से शुद्ध व्यंजक है। ये बराबर A0 E - KT होता है। विशिष्ट चालक की इकाई है। विशिष्ट चालकत्व बराबर कितना होता है? कप्पा इक्वल होता है 1/ρ। और रो की वैल्यू कितनी लगाते हैं? रो की वैल्यू कितनी होती है? RA/L। तो L ऊपर आ जाएगा, तो L/ कितनी होगी? RA। लंबाई की यूनिट मीटर, R की यूनिट ओम और एरिया की मीटर स्क्वायर। कैंसिल, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब इसमें सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ला लेंगे, यानी सेंटीमीटर ओम इनवर्स। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमन। तो ओम इनवर्स के लिए हम क्या लगा सकते हैं? साइमन भी लगा सकते हैं, या साइमन की जगह वो म्यू भी लगा सकता है कि सेंटीमीटर इनवर्स म्यू, या म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है पराशरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो पराशरण क्या होता है? पराशरण में सभी को पता है
कि पराशरण में किसकी ज़रूरत होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली की ज़रूरत होती है। तो पराशरण प्रक्रिया होती कब है, जैसे किशमिश का फूलना एक पराशरण की प्रक्रिया है। जैसे हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया और इसमें क्या कर दिया, तनु विलयन लगा दिया, एक लगा दिया इधर भर दिया शांत विलयन, बीच में लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण तो आर पार निकल जाते हैं, लेकिन विलेय के कण आर पार नहीं निकलते हैं, वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जब तनु विलयन और शांत विलयन को क्या कर दिया है, एक दूसरे के ऐसे रख दिया है कंपेरिजन में, यानी यहाँ तनु विलयन भर दिया, यहाँ भर दिया शांत विलयन, तो होगा क्या कि जो विलायक के कण हैं वो तनु विलयन से किस में जाना स्टार्ट कर देंगे, शांत विलयन में जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन किस में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं पराशरण। कि पराशरण क्या है, पराशरण वह क्रिया है जिसमें से विलायक के कण तनु विलयन से किस में जाना शुरू कर देते हैं, शांत विलयन में जाना शुरू कर देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पराशरण। जैसे किशमिश का फूलना, किशमिश में क्या है, एक द्रव भरा रहता है जो कि सांद्र होता है। अब जब उसे पानी में डाल देते हैं तो जो पानी के कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर किस में जाते हैं, किशमिश के अंदर जाते हैं, जिससे किशमिश क्या है, फूल जाती है। अगर उसे नमक के पानी में डाल देंगे तो पिचक जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, अब जो नमक का पानी है वो सांद्र है, उसके अंदर जो लिक्विड है वो कैसा है, उसके कंपेरिजन में तनु है, ठीक है ना। तो अब पराशरण दाब क्या होता है कि जैसे ही हमने तनु विलयन और शांत विलयन को एक दूसरे के यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रख दिया, तो ब्लैक कण इधर आना शुरू कर देंगे। तो हम क्या करें, इधर दाब लगा दें। तो अब हम इस पर इतना दाब लगाएं कि जो ब्लैक कण तनु से शांत में आ रहे थे वो इसमें आने से रुक जाए, तो वही दाब क्या कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है। यानी पराशरण दाब होता क्या है, वह न्यूनतम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से शांत विलयन में जो ब्लैक के कण आ रहे हैं उनको आने से रोक सके, उस दाब को क्या बोलते हैं, पराशरण दाब। अब प्रतिलोम पराशरण क्या होता है, प्रतिलोम पराशरण बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ में क्या होता है, जो नल का पानी होता है वो समझ लो सांद्र है, और जो हम आरओ जो पी रहे हैं प्योरीफाई करके वो क्या है, एकदम प्योर पानी, उसमें जो है विलेय जो लवण हैं वो क्या हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं। तो वो होते कैसे हैं कि अगर हम जो पराशरण दाब, अगर बाह्यतम दाब का मान पराशरण दाब से अधिक कर दें तो जो विलायक के कण है वो क्या है, सांद्र से तनु में जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रतिलोम पराशरण या व्यतिक्रम पराशरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के सूत्र IUPAC नियमों के आधार पर लिखिए, यानी इनके सूत्र लिखने। तो पहला है डाइक्लोरोबिस। अब डाइक्लोरोबिस का मतलब कितना है, अब डाई से स्टार्ट, मैंने बताया ऐसे पहचान कर सकते हो, डाई ट्राई से स्टार्ट हो रही है तो मतलब लिगैंड ने क्लोरो बिस, क्योंकि तुम्हें पता है बिस किस लिए लगाते हैं, दो के लिए लगाते हैं, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन में दो बार एक ही जो नेम है, अगर उसमें दो बार डाई यूज हो रहा है तो एक के लिए क्या यूज कर लेते हैं, बिस यूज कर लेते हैं। तो एथिन 1,2 डाइएमीन लिख रहे हैं या एथिन डाइएमीन लिख सकते हैं, तो इसका क्या लिख देंगे, EN का होल ट्वाइस कोबाल्ट। अब एक मैंने बताई थी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर से पहले जो मेटल है वो क्या होते हैं, हमेशा CIMI होती है, तो CO थर्ड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है थर्ड। अब बाहर क्लोराइड है तो 3 निकालो, पहले इस पर निकाल लो, संकुल पे कितना चार्ज आएगा, 3 - 2 यानी प्लस का 1, Cl का -1, तो 1 + 1 माइनस कैंसिल, फॉर्मूला बन गया CO Cl2 EN का होल ट्वाइस और यहाँ आ गया Cl, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडोफेरेट, आयरन थर्ड यानी जो बाहर वाला आयरन है उस पर कितना चार्ज है, प्लस का 3 है। अब हेक्सा साइनाइडो को कितना है, CN का होल 6 फेरेट यानी Fe। अब पहले इस पर कैलकुलेट कर लो चार्ज कितना आएगा, इस पर दे रखा है सेकंड -6, तो इस पर कितना आ जाएगा, -4, और बाहर वाले पे कितना प्लस के 3, तो क्रॉसिंग कर देंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe4 Fe CN का होल 6 का थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, ग्लूकोज के जल न्यूमेरिकल्स, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W, 10% W/W का मतलब ये है 10/100, यानी ऊपर वाला क्या है, विलेय का भार, बट्टे क्या आ जाएगा, विलयन का भार। समझ में आ गई बात। तो विलायक का भार कितना बचेगा, विलायक का भार बचेगा 100 में से 10 है तो 90 ग्राम, ठीक है। तो ये कह रहा है ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% है, यदि इस विलयन का घनत्व दे रखा है 1.20 ग्राम/ml है ना। तो मोललता और मोलरता ज्ञात करो, तो पहले मोललता ज्ञात कर लेते हैं। मोललता कैसे निकालते हैं, विलेय का भार, विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार kg में। तो विलेय का भार कितना है हमारे पास 10,
विलेय है क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला था 6H12O6, अणुभार होता है 180। विलायक का भार कितना है? 90। और ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने का डिवाइड करेंगे? 1000 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 ऊपर आ गई, 100/18 × 9। सॉल्व कर लेंगे इसे। अब वो दूसरा पूछ रहा है क्या? मोलरता। यूनिट याद रखना, यूनिट आएगी एम या मोल पर केजी लगा सकते हो। मोलरता कैसे निकालते? मोलरता निकालते हैं विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय का भार तो हमारे पास है 10, अणुभार कितना है 180, लेकिन विलयन का आयतन नहीं है। विलयन का क्या है हमारे पास? भार। लेकिन चाहिए क्या? विलयन का आयतन। लेकिन उसने अब देखो क्वेश्चन में विलयन का घनत्व दे रखा है, तो हम विलयन के घनत्व से क्या कर सकते हैं? विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। क्योंकि भार है, घनत्व है, तो आयतन निकल जाएगा। क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? विलयन का घनत्व बराबर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन। विलयन का घनत्व कितना है? 1.20। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 100। आयतन हमें निकालना है, तो आयतन कितना हो जाएगा विलयन का? 100/1.20। तो यहाँ लगा देंगे 100/1.20। अब देख लो, अगर तुम भूल जाओ तो ये ml में यूनिट, तो यानी ml में आया, तो डिवाइड कितने कर दोगे 1000 का लीटर में करने के लिए? तो ये हो जाएगा 10 × 1000, 180, 100, है ना। और ये 1.20 भी ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 12.0/18। अब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर। नेक्स्ट देखो, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता, सॉरी मोलरता नहीं, मोलरता पूछा है। तो वो क्या कह रहा है? मोलरता का फॉर्मूला देखो। मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, एम से। विलय का भार, विलय का अणुभार इंटू विलय का भार किलोग्राम में। तो विलय का भार कितना? 3 ग्राम। एसिटिक का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अणुभार कितना आ जाएगा? 60। विलायक का भार कितना है? 80। ग्राम में तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का। तो मोलरता इक्वल कितना हो जाएगा? 3 × 1000/60 × 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 2 बार, 2 पंजे 10, 5/8 मोल पर केजी। या क्या लिख सकते हैं? सिर्फ स्मॉल m भी लगा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपसह संयोजी यौगिक में आबंध के संबंध में वर्नर की अवधारणा को समझाइए। तो वर्नर की अवधारणा क्या है कि जो CMI होती है, CMI मेटल, 2 प्रकार की संयोजकताओं से संतुष्ट होती है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। जो CMI है 2 प्रकार की संयोजकताओं से संतुष्ट होती है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक होती है, सॉरी, वो कैसी होती है? आयनिक होती है। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो कैसी होती है? अनायनिक, है ना। यानी जो द्वितीयक संयोजकता है वो होती है, द्वितीयक संयोजकता उपसह संयोजक संख्या के बराबर होती है। और जो प्राथमिक संयोजकता है ना, वो कैसी होती है? आयनिक होती है और ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कारण सहित स्पष्ट करो कि ये कंपाउंड अनुचुंबकीय है और ये कंपाउंड प्रतिचुंबकीय है। वैसे तो देख लो, अब Cl अनुचुंबकीय, इसका निकालो। अनुचुंबकीय कौन होता है? जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रतिचुंबकीय कैसे निकालोगे? जिसमें कैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो निकिल कितने बार होता है? एक का मैं बता रही हूँ, दूसरे का खुद करोगे। ये क्या है? एक दुर्बल लिगेंड है, एक प्रबल लिगेंड, ऐसे भी है। अब दुर्बल लिगेंड अप्रोच करता है तो CMI को वो क्या है? पेयरिंग नहीं होती है, और उनकी पेयरिंग हो जाएगी जब प्रबल अप्रोच करेगा तो CMI को। तो देखो निकिल कितने पर होता है? 28 पे। 28 का डायरेक्ट करो, AR8 4S2 कितने हो गए? 20, 3D8 4P0। लेके चलो। अब पहले इसकी अक्षर संख्या निकालो, कितने आई? x + -4 = -2, यानी 2 आ रही है। निकिल सेकंड कितना हो गया? AR18। पहले क्या खाली होगा? 4S खाली होगा, 3D8 4S0 4P0। तो D में कितने आएंगे ऑर्बिटल? 5। S P में कितने आ जाएंगे? 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो निकिल अब इसे कौन अप्रोच कर रहा है? इसे क्लोरीन, Cl4 दुर्बल है, तो ये क्या हो जाएंगे? पेयरिंग नहीं होगी,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 3 कितने ऑर्बिटल प्रिपेयर करने हैं? इसे 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो 4 प्रिपेयर करेगा। एक एस का, 3 किसके? पी के। तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे। पहले तो इन्हें लिख दें, ये हो जाएंगे न्यू चार्ज जनित ऑर्बिटल sp3 संकरित, sp3 sp3 sp3। यहाँ Cl क्या करेगा? एक एक अपना लोन पेयर क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका व्यवहार कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। और इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल लो, कितना आएगा? चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं? √n × n+2। n का वैल्यू कितना है इसमें? अयुग्म कितने? 2 2 + 2 √2 × 4 4 दूनी 8 Bn बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का व्यास। मोलरता कितनी दे रखी है? मोलरता दे रखी है 0.05 मोल पर लीटर। विलियम के कॉलम का व्यास दे रखा है 2r बराबर कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। एक लंबाई लंबाई कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। प्रतिरोध दे रखा है r बराबर 5.55 × 10⁻³ ओम। अब कह रहा है पहला इसका प्रतिरोधकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। पहले प्रतिरोधकता निकालनी है। दूसरी क्या निकालनी है? चालकता और मोलर चालकता। चालकता हुई कप्पा और तीसरी निकालनी है मोलर चालकता। तो पहले रो निकालो। रो कैसे निकालते हैं? रो निकालते हैं R/L से। ठीक है, तो रो इक्वल, अब इसमें ये तो हमारे पास है नहीं, तो जो तार का होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होता है? πr²/L। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी लगा दो? 3.14 से ये निकल के आ जाए। कप्पा कैसे निकालते हैं? जब रो निकल के आ जाए तो कप्पा इक्वल हो जाता है 1/रो। लैम्डा m कैसे निकालेंगे? मोलर चालकता कप्पा × 1000/m। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं कि नॉर्मल जल जब हम पानी को उबालते हैं तो एक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, लेकिन जब विलेय ऐड कर देते हैं तो क्या है? ताप बढ़ाना पड़ता है। वो इसलिए तो जब आलू उबालते हैं या कोई अंडा उबालते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उनको उबालने के लिए उनमें नमक डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम कितना भी उबालोगे पानी है सिंपल तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गेन करेगा नहीं। लेकिन जैसे ही विलेय उसमें कोई विलेय ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ताप लेने की कोशिश करेगा। जैसे हो सकता है पहले 100 ले रहा था, तब हो सकता है 120 या 130 डिग्री सेल्सियस ले, जिससे कि वो जल्दी से बॉयल हो जाएंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या बोलता है? उन्नयन मतलब वृद्धि, कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है उसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। तो ये कह रहा है एक द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन है ना। किसी द्रव का क्वथनांक कितना दे दिया है? यानी विलायक का क्वथनांक दे दिया, और विलायक के क्वथनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Tv0 से 350 केल्विन। 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, यानी विलेय का भार कितना दे दिया? 2 ग्राम। 100 ग्राम द्रव में घुलने पर, 100 ग्राम द्रव यानी विलायक में घुलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर यानी Tv कितना हो गया? 350.50 केल्विन हो गया। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो। ms की याद करवा रहा है, और जिसमें हमें दे रखा है kV का मान दे रखा है। मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.50। ठीक है, केल्विन क्लोरा मोल इनवर्स। अब वो आगे कह रहा है हमें अणुभार ज्ञात करना है। अब तुम देखो अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? डेल्टा Tv kV मोललता होता है, तो मोललता विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार अगर ग्राम में तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 का। तो हमारे पास क्या क्या है? kV है, भार है, W है, डेल्टा Tv नहीं है। तो डेल्टा Tv कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा Tv क्या होता है? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो Tv कितना? 350 -0.50 माइनस 350, तो डेल्टा Tv कितना आया? 0.50 केल्विन मिल गया। तो वैल्यू पुट कर देंगे 0.50। kV कितना आया? 2.50। विलायक का भार कितना है? 2। अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो MSE पुट कर देंगे 1000, और विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम। इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। यूरिया का एक विलयन भारानुसार, मैंने बताया भारानुसार मतलब 6%। भारानुसार मतलब ऊपर वाला विलय और विलयन दोनों किस्म है भार में। ठीक है,
तो 6/100। ऊपर वाला क्या दे रखा है, बिले का भार। नीचे वाला क्या दे रखा है, बिलियन का भार। आगे कह रहा है बिलियन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करो। अब वो पूछा काई यूरिया का मूल प्रभाज पूछ रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, यूरिया के मोल अपॉन यूरिया मतलब बिलियन के मोल कम्प्लीटली। तो यूरिया के मोल, किसी भी चीज़ के मोल कैसे है, उसका भार लगाएंगे बटे अणुभार। तो यूरिया का बिलियन है, तो यानी किस में, अब कुछ नहीं है तो जल में ही है, जल ही है तो है। तो यूरिया के मोल कैसे निकालो, यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो यह आ जाएगा 6/60, 6/60। विलायक का कितना आता है, विलायक का भार कैसे निकालेंगे, बिलियन है 100, तो विलायक कितना बचेगा 90, और अणुभार कितना है 18। 6 से 1/10, 1/10 और 18 पंजे 90, यानी 0.1 प्लस के 5 कितना आ गया 0.1 5.1 इतना आ गया। अब तुम्हें निकालना जल का कैसे निकालोगे, या तो 1 में से इसे घटा दो, या ऐसे निकाल सकते हो, कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब विलायक के मूल कैसे निकालोगे, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार, क्योंकि जल है तो 18 होगा। विलय के मूल कितने आ जाएंगे, विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार प्लस कितना आ गया 5, 1/10, 18 पंजे 90, 5/0.1 प्लस के 5, 5/5.1 इसका भाग दे देंगे और इसके हमें आंसर मिल जाएगा। और मूल प्रभाज का एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। तो 12 ग्राम ग्लूकोज किस में घुला है, 100 ग्राम जल में। तो इस विलयन का क्वथनांक दे रखा है कितना, 100.34 डिग्री सेल्सियस। कोई बात नहीं, जल का हमें पता है, जल का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो किसकी गणना करवा रहा है, जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की केवी गणना करवा रहा है। तो तुम्हें पता है डेल्टा टी इक्वल कितना होता है केवी, विलय का भार, विलय का अणुभार, विलायक का भार ऊपर का 1000। तो तुम्हारे पास क्या है, ग्लूकोज है, तो हमें डेल्टा टी और चाहिए। डेल्टा टी कैसे निकाल सकते हैं, TB माइनस TB नॉट, यानी 100.34 माइनस 100 इक्वल कितना आ गया 0.34। तो डेल्टा टी कितना मिल गया, डेल्टा टी मिल गया 0.34 इक्वल केवी। और विलय का भार कितना है 12, अणुभार कितना है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 गुणा के 1000, और विलायक का भार कितना है 100 ग्राम। तो इससे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ऐसा समझो उत्पाद बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी सक्रियण ऊर्जा होती है। अब वो कह रहा है किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक, यानी ताप T1 पर 400 केल्विन और ताप T2 पर 600 केल्विन, वेग स्थिरांक कितने हैं, इसका वेग स्थिरांक है 0.02 सेकेंड इनवर्स, और इसका वेग स्थिरांक कितना है 0.08 सेकेंड इनवर्स है। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना करो। तो कैसे करते हैं, log K2/K1 इक्वल 2.303, एक सेकेंड, K2/K1 E/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये हो जाएगा log 10 K2 कितना 0.08 0.02, E हमें निकालना है 2.303, R कितना हमारे पास आ रहा है 8.314 लगाते हैं, T1 कितना है 400 माइनस 1/600। ठीक है, कितनी बार गया 4 बार, log 4 इक्वल E/2.303 गुणा 8.314, 600 माइनस
400 अपॉन 400 गुणा 600। log 4 की वैल्यू कैसे सॉल्व कर लेंगे? log 4 को 2 का स्क्वायर m की पावर n log m, और 2 की वैल्यू 0.3010, तो यही आ गया 0, 2 1 2 0.6020, यानी log 4 की वैल्यू कितनी? 0.6020 ई अपॉन 2.303 गुणा 8.314। 600 माइनस 400 200 बट्टे 400 गुणा का 600, 2 टाइम्स। अब सॉल्व कर लेना, ये निकल जाएगी, इतनी आएगी इससे ये। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अगले क्वेश्चंस।